गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लोक भारती से पांचवा लेसन सीखेंगे जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। इसके जो लेखक है वह है विनय शर्मा जी। गोवा जैसे मैंने देखा, इसके जो लेखक है वह है विनय शर्मा। उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के उज्जैन यह गांव में हुआ था। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहता है। मतलब विनय शर्मा अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो भी लेखन करते हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, जो भी उन्होंने अनुभव लिया है, उस पर ही आधारित वह लिखते हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। पत्र पत्रिकाएं मतलब मैगजीन। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। ज़्यादातर उन्होंने यात्रा संबंधित वृत्तांत लिखे हैं। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक यह एक ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा यह एक व्यंग्य है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन यह भी एक यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा है। गद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम, बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में कवि ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारे या फिर वहाँ की जीवन शैली या फिर वहाँ के जो त्योहार होते हैं उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने इस गद्य में पाठ में किया है। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित होना मतलब बहुत ही ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं या फिर हमारा मन जो है वह मन में लहर दौड़ उठती है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटन खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। प्रकृति मतलब नेचर और आबो हवा मतलब वहाँ की हवा, जलवायु और जीवन शैली, वहाँ की जो जीवन शैली है उससे हम आकर्षण होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं और हम खुद ब खुद ही टूरिस्ट, पर्यटक मतलब टूरिस्ट खुद ब खुद ही वहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यहाँ अपने देश के एक कोने में स्थित है। वहाँ एक छोटा सा राज्य जो है गोवा, यह एक पर्यटन मतलब टूरिस्ट के दिल की एक धड़कन है। बहुत ही सुंदर प्लेस इसको माना जाता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। यहाँ पर खुद लेखक जैसे कि उन्होंने कहा ही है कि वह ज़्यादातर, विनय शर्मा जी ज़्यादातर यात्राओं का अनुभव करते हैं, खुद यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं और उसी अनुभव को वो लेखन में लिखते हैं। उसी तरह से विनय शर्मा भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। खंडवा यह प्लेस मध्य प्रदेश में है और वहाँ से उनके जो साधु साहब है, विनय शर्मा मतलब लेखक के जो साधु साहब है, उनके सह परिवार के साथ वह भी हमारे साथ शामिल हो गए थे। मतलब लेखक का परिवार और खंडवा से उनके साधु साहब का परिवार, यह सभी मिलकर गोवा चले गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। मडगांव यह गोवा के पास का ही यह एक प्लेस है। दक्षिण गोवा और यह जो उत्तर गोवा जो रहता है वहाँ पर ही मडगांव यह प्लेस है। तो 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस जो होती है वो मडगांव रुकी और वहाँ जब वो उतरे तो सुबह का उजास हो गया था। सुबह का उजास होना मतलब यह है कि सुबह का उजाला
सुबह की चमक जो है वो वहाँ पे दिखाई दे रही थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। वहाँ पर एक टैक्सी आई और उस टैक्सी के हॉर्न से उनका ध्यान जो है लेखक का उस टैक्सी के ऊपर गया और फिर वह उसमें फटाफट बैठकर वहाँ से चले गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया था। शीतल हवा मतलब ठंडी हवा। इससे मेरा मन जो है, लेखक का मन जो है, वो बहुत ही खुश हो गया था। वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और यात्रा की सारी थकान जो वो सफ़र करके आ रहे थे, वो जो थकान उनके अंदर थी, वो सारी थकान जो है वो मिट गई थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। यहाँ पर कवि ने या लेखक विनय शर्मा जी ने एक बहुत ही गहरी बात बताई है कि जब हम जीवन की कठिन परिस्थिति या फिर जो भी समस्याओं से जो हम जूझते रहते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, निजात का मतलब है छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें घूमने जाना चाहिए, ताकि हम वहाँ जाकर हमारे कुछ परेशानियाँ जो है उससे हम थोड़ा छुटकारा पा सके, निजात पा सके। बदले हुए वातावरण के कारण मन जो है वो तरोताज़ा हो गया था। तो वह जो बदला हुआ वातावरण गोवा में उन्होंने देखा था, वह वातावरण देखकर यहाँ पे सभी का मन जो है वो फ्रेश हो गया था, तरोताज़ा हो गया था। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो उसी तरह से कवि यह कह रहे हैं यहाँ पे कि यह जो बदला हुआ वातावरण है, कि हम जिस प्लेस में पहले रहते थे, उस प्लेस को, उस जगह को छोड़कर जब हम कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है, वह वातावरण मन को भी तरोताज़ा करता है और शरीर को भी कुछ समय के लिए विश्रांति या फिर आराम जो है वो मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। तो उसी तरह से जब लेखक और उनके साधु साहब की जो फैमिली है या जो उनका परिवार है, जो उस टैक्सी में बैठा हुआ था मडगांव में, मडगांव के स्टॉप पे या स्थानक पे, तो उस वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में एक स्थित पे कस्बा बेनालियम नाम का एक रिसोर्ट था और इस रिसोर्ट के सामने टैक्सी उनकी आकर रुकी है। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। इस रिसोर्ट में जो रूम था, वो रूम जो है उन्होंने पहले ही रिजर्व कर लिया था, बुक कर लिया था। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। औपचारिक खाना पूर्ति मतलब जिस तरह से हम खाना पूर्ति करना मतलब जो भी हम नाश्ता खाना जो भी हमारा आहार है वो लेकर हम सभी अपने अपने स्यूट मतलब रूम में, कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। यहाँ पर लेखक विनय शर्मा, उन्होंने जो भी उस गोवा में अनुभव किया है, उस अनुभव को वो कुछ बताना चाहते हैं। वो गोवा की कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यह जो गोवा राज्य है ये 2 भागों में बटा है, एक दक्षिण गोवा जिला तथा दूसरा उत्तर गोवा जिला में। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वह है पणजी। और पणजी जो है यह मांडवी नदी, ये जो मांडवी नाम की जो रिवर है, उस रिवर के या नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। यह जो प्लेस है ये समुद्र के किनारे का ये इलाका, गोवा ये जो प्लेस है ये समुद्र का इलाका है,
समुद्र की प्लेस मानी जाती है। और इसकी वजह से वहाँ का जो मौसम होता है, वह मौसम में या वहाँ में हमेशा आम तौर पे, प्राय का मतलब है आम तौर पे, हवा में नमी बनी रहती है या उमस। उमस का मतलब है धूप, थोड़ी बहुत क्या रहती है, धूप रहती है वहाँ पे, और इसके वजह से हवा जो है वो उसमें नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। शरीर चिपचिपाना मतलब थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत पसीना वहाँ पर आता है, लेकिन मुंबई जैसा या मुंबई जितना नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि शरीर जो है वो चिपचिपाता रहता है। रीज़न यह है या कारण यह है कि वहाँ पे गोवा में समुद्री इलाका होने की वजह से वहाँ पे आमतौर पे, प्राय प्राय का मतलब है आम तौर पे, जो वातावरण रहता है उसमें उमस रहती है। उमस का मतलब है वहाँ पे कुछ धूप रहती है, और इसलिए हवा में जो है वो नमी रहती है, और इसलिए शरीर जो है वो चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ का क्षेत्र जो है वो हरितिमा से भरपूर है, हरियाली से भरपूर है। हरितिमा मतलब हरियाली से भरपूर है कि फिर भी धूप तो दिखी होती ही है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। वहाँ की जो रेती होती है, जो रेत होती है, वो सफ़ेद रेतों से, वो जो तट रहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। महंगे महंगे होटल्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, वो तो, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेट हुए है। सांस्कृतिक विरासत मतलब कल्चर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा गोवा शहर में या राज्य में दिखाई देता है। यहाँ की शाम बड़ी ही अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेते हैं। उसी तरह से गोवा बीच का या वहाँ का वातावरण देखने के लिए या फिर आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। बेनालियम यह रिसोर्ट है, और उधर ही उसी के पास कुछ 1 मील दूरी पर समुंदर का किनारा था। और उसी तरह से बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह बेनालियम है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। दिन भर की थकान भी थी, यात्रा या सफर करके आए हुए थे लेखक, और दोपहर में जो उमस थी, जो धूप भरी जो गर्मी थी, उसके बाद जब शाम हो गई तो शाम के वक्त बीच पर जाना पड़ा, और यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर मतलब अरबी समुद्र देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी का मतलब है ऊंची आवाज, जिस तरह से उन लहरों की आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। जैसे ही लहरों की आवाज सुनाई दी, वैसे ही हम सभी दौड़ने शुरू हो गए। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो गया था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर हम सभी भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। लेखक कह रहे हैं, जैसे ही मैंने इतना सुंदर और खूबसूरत समुंदर देखा, वैसे ही मैंने पानी में मैं जा गिरा। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती थी, और दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर यह जो बच्चे हैं वो बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा, और इसी तरह से बच्चे उस समुंदर की रेत से घर बनाना, उनका यह क्रम शुरू था। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। आशावाद का मतलब है अच्छी बातों की आशा रखना। आशावाद का मतलब है अच्छी बातों की आशा रखना। और अगर कोई जीवन में आशावादी है तो कोई भी काम इम्पॉसिबल, जो असंभव नहीं है।
शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहराना मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी शाम होने के बाद, शाम होने के बाद किनारे पर हम सभी बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही, बनने के बाद मिटना ही नियमित है। तो इस तरह से शाम का वक्त होने के बाद हम सभी जो है वो किनारे पर बैठ गए थे। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जब यह मजेदार दृश्य जब लेखक देख रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि लहरों की आवाज के साथ साथ पक्षियों की टी 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 की आवाज भी उनका ध्यान खींच रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर यह पक्षी जो होते हैं, लहरों के साथ बहकर आने वाले जो मछलियाँ होती है, उन मछलियों का शिकार करने के लिए ही यह किनारे पर घूमते रहते हैं, यह जो पंछी रहते हैं वो। लेकिन जब तेज हवा आती है तो इसके कारण एक ही दिशा के सीधे वो नहीं उड़ पाते हैं और इसलिए सुस्ताने के लिए या आराम करने के लिए यह पंछी जो होते हैं, यह जो पक्षी होते हैं, वो किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। और इसी तरह से जब ये पंछी या फिर ये पक्षी जब किनारे पर आराम करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ के जो कुत्ते हैं वो मौका मिलते ही उन पक्षियों पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है क्योंकि पक्षी जो है वो वहाँ पे उड़ जाते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी मतलब जो सैर सपाट करने वाले जो पर्यटक रहते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, उनको हम सैलानी कहते हैं। तो उनका मन बहलाने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज या दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जैसे ही शाम हो जाती है वैसे ही सूर्य देवता या सूर्य जो है वह विदा लेता है और रात का समय या शाम का समय चंद्रमा की चांदनी जो है यह समुद्र का नया ही चेहरा उसमें नजर आता है। अब समुद्र स्याह और भयावह जो है वो दिखने लगा है क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा हो चुका है और चांदनी जो है वो समुद्र में दिख रही है या फिर आकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो समुद्र पे आ रहा है और इसी वजह से एक अलग ही नया चेहरा वहाँ पे नजर आता है। अब समुद्र स्याह, यहाँ पर स्याह और भयावह दिखने लगता है। अभी यहाँ पे स्याह का मतलब है काला और भयावह मतलब डरावना दिखने लगता है। और इसी तरह से समुद्र का चेहरा जो है वो नजर आता है, रात की चांदनी जो है वो नजर आती है उस समुद्र पर और समुद्र स्याह और भयावह, डरावना और काला दिखने लगता है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। दूसरे दिन लेखक और उनका परिवार यहाँ पर गोवा घूमने की योजना या प्लान उन्होंने बनाया। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाते हैं और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा या सही समझा। उनके साथ परिवार होने के कारण, उनके बच्चे होने के कारण बस से जाना ही उनको सही लगा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर सुस्वादु का मतलब है स्वादिष्ट भोजन और दो चार होना का मतलब है जूझना। यहाँ पे शाकाहारी
जो पर्यटक होते हैं जो सिर्फ वेज खाना खाते हैं, उन लोगों को स्वादिष्ट खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत। और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना या बहुत अधिक खर्च होना। मतलब अगर उनको वेज खाना चाहिए, अगर किसी को, तो स्वादिष्ट भोजन मिलने की बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद जब अगर किसी को अच्छा भोजन मिलता है तो ये बहुत ही किस्मत की बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ जेब भी ढीली होती है, जेब भी खाली होती है। यह समस्या हमें पहले से पता थी। अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यहाँ पर वेज खाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। बहुत ढूंढने पर ही अगर खाना मिल जाए तो ये बहुत ही किस्मत वाली बात थी। और ऊपर से जेब खाली होना, जेब खर्च होना। और इसमें यहाँ पर लेखक जो है वो स्यूट में ही जाकर या अपने कमरे में ही जाकर रिसॉर्ट के किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। यहाँ पर कवि या लेखक विनय शर्मा जो है वो आगे उन्होंने जो भी अनुभव लिया है उसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले हम, मतलब लेखक और उनका परिवार, उनके साधु साहब और उनका परिवार जो साथ साथ गए थे, वह लोग अंजुना बीच पहुंचे हैं। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। यहाँ पर गोवा के छोटे बड़े ऐसे 40 कुल मिलाकर बीच यहाँ पर है, लेकिन प्रमुख जो मेन है वो 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर उन्होंने इतने सारे प्रमुख 7 या 8 बीचों में से एक बीच, अंजुना बीच, यह नीले पानी वाला और पथरीला, मतलब पत्थर वहाँ पर है, और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच दिखाई देता है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। तो उस अंजुना नदी के एक और लंबी सी पहाड़ है जहाँ से अगर बीच देखें तो वह दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। अभी पछाड़ खाना मतलब जोर से पटकना। यह जो पानी है, नीला पानी और काले पत्थर, जैसे कि स्टार्टिंग में या शुरुआत में ही कहा है कि अंजुना जो बीच है वो नीले पानी वाला और पथरीला और बहुत ही खूबसूरत बीच है। और इसी प्रकार से यहाँ पे कहा है कि नीला जो पानी है यह काले पत्थरों पर जोर जोर से पटकता है। पछाड़ खाना मतलब जोर जोर से पटकना। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए थे, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए थे। ज्यादा मात्रा में पत्थर पर पानी पछाड़ खाने की वजह से, जोर से जो पटक रखने की वजह से, यहाँ पर वो जो पत्थर है उनमें कई सारे छेद जो है वो कर दिए गए थे, जिससे पत्थर जो है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया था, और इस तरह से इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया था। फिसलने का डर हमेशा लगा है। काई का मतलब है यहाँ पर ज़्यादा पानी होने की वजह से जो ग्रीन ग्रीन पैर फिसलने टाइप जो काई रहती है, वो काई जिससे पैर हमारा फिसलता है, तो उसको काई कहेंगे। तो फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। लेखक ने बहुत ही खास बात यहाँ पे बताई कि लड़ाई, लाइफ में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। और इसलिए कहा है कि फिसलने का डर हमेशा है, लेकिन वो सुंदर दृश्य देखना, हाँ, तो संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में ही डूबा रहता है। युवा मतलब यंग वर्ग, जो भी यंग व्यक्ति वहाँ पर जब घूमने के लिए आते हैं, दल मतलब ग्रुप, यंग लोगों का ग्रुप जब अपनी मस्ती में डूबा रहता है वहाँ पे। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। दिशा निर्देश देना मतलब गाइडलाइंस देना।
यहाँ पर जो यंग ग्रुप या दल जो आए हुए हैं वो अपनी मस्ती में ही डूबे रहते हैं, पानी में जो है वो मस्ती करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार आया है, कोई फैमिली अगर वहाँ घूमने के लिए आई है टूरिस्ट में से, तो उनको बच्चों को संभालना, उस काई में से अगर पैर फिसल गया तो वो जो बच्चों को जो खतरों से सावधान रहने के लिए गाइडलाइन जो है वो देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बेनालिया बीच जो है, जो शुरुआत में उन्होंने बेनालिया बीच के बारे में बताया और अभी रिसेंटली उन्होंने अंजुना बीच के बारे में बताया, तो यह जो दोनों बीच है ये अपना अपना सौंदर्य जो है वो संभाले हुए है। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। कलिंगवुड बीच, अब तक हमने जितने भी बीच के नाम सुने उसमें से ये तीसरा नाम का ये कलिंगवुड बीच है। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। यहाँ पर कलिंगवुड बीच की विशेषताएं बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि यह सबसे रेतीला होता है और बहुत ही लंबा, सबसे लंबा, गोवा में से सबसे लंबा बीच जो है वो इसको माना जाता है। ये 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं और इसके वजह से यही रीज़न है कि यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल पर्सन, जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर एक व्यवसाय का केंद्र खोला है। वहाँ पे कई सारे बिजनेस वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पॉट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज हैं जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। ये जो वाटर स्पॉट्स होते हैं इसको हैरतअंगेज जो है, हैरतअंगेज मतलब एक अमेजिंग या एक गजब, हैरतअंगेज का मतलब है गजब या अमेजिंग, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। वहाँ के वाटर स्पॉट जो होते हैं, स्पोर्ट्स, आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। अगर किसी को पसंद है इस वाटर स्पोर्ट्स में बैठना या उसमें जो भी है रहना खेलना, तो वो लोग अपना हाथ आजमाते हैं। अभी हाथ आजमाना मतलब अपने आप को जांचना कि उनको ये आता है कि नहीं, स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट में जाना या उसमें खेलना पसंद है कि नहीं। तो वो अपने आप को जांचने के लिए या अपना हाथ आजमाने के लिए अपने पसंद के अनुसार वो उसमें हिस्सा लेते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेखक ने कई सारे खेलों में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। अभी पैराग्लाइडिंग का मतलब होता है हवाई खेल, जो हवाओं से जो रिलेटेड होते हैं, जिसको हम हवाई खेल भी कह सकते हैं। तो उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही आश्चर्य या हर्ष या आनंद उनको वहाँ पे मिला था। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना, काफ़ी ऊंचाई से, हवाई खेल मतलब है कि हवा में उड़ने वाला ही वो एक जहाज था जिससे काफ़ी ऊंचाई से अथाह, अथाह का मतलब अति गहरा, जलराशि, जलराशि मतलब समुंदर को देखना, यह बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी था, आश्चर्यचकित करने वाला था। लेखक ने जिस खेल में पार्टिसिपेट लिया था, हिस्सा लिया था, वो खेल था पैराग्लाइडिंग, मतलब एक हवाई खेल, हवाओं में से उड़ने वाला जो जहाज था या जो भी खेल था, फॉर एग्जांपल पैराशूट भी हो सकता है। तो उसमें जब वो बैठे थे तो उन्होंने काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना विस्मयकारी था। मतलब एक गहरी, अति गहरा, बहुत ही ज़्यादा गहरा, अथाह मतलब अति गहरा, जलराशि, पानी, समुंदर को देखना बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी था, आश्चर्यचकित करने वाला था। उतना ही भयावह भी था। उतनी ऊंचाई पर जाना ये बहुत ही ज़्यादा डरावना या भयावह भी था। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटक लटके हम हम यानी मैं और मेरी पत्नी। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं कि जब वो गोवा बीच यानी कलिंगवुड बीच में गए थे तो उन्होंने उस हवाई जहाज में जो बैठे थे उसमें दूर दूर तक पानी ही पानी था, तेज हवा थी और रस्सियों से हवा में हम लटके थे, यानी लेखक और उनकी पत्नी। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। वह जो दृश्य है वो देखकर वो बहुत ही खुश भी हो रहे थे, लेकिन एक डर भी था कि वो हवा में लटके हुए थे।
डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा था। सचमुच अद्भुत दृश्य था। लेखक कह रहे हैं कि वो डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, क्योंकि डर इस बात का था कि अगर वो छूट गए तो समझो गए। लेकिन अगर ये खुशी की बात थी, और खुश भी हो रहे थे, क्योंकि ऐसा रोमांच, इतना अच्छा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था। और ये बहुत ही अनोखी बात थी, सचमुच अद्भुत, एक अनोखी बात या अनोखी चीज उन्होंने वहां पे जाके देखी थी। हम यहाँ 4-6 दिन के लिए, या हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या मतलब नित्य का किए जाने वाला काम, या हमेशा जो काम करते हैं, रूटीन, जिसको हम दिनचर्या करते थे कहते हैं। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना, यह उनकी रूटीन थी। लेखक ने अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर किया है। वो बता रहे हैं कि हम 4-6 दिन घूमते थे, हमारा ये रूटीन ही हो गया था, एक हमेशा का काम हो गया था, दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, और फिर दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट में पानी में पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया था। अभी यहाँ पे और कहीं जो बीच जो उन्होंने अनुभव किए, एक कोलवा बीच के बारे में यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने बोटिंग की थी, या बोटिंग का आनंद भी लिया था। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी थी। लेखक ने वहाँ पर कोलवा बीच पर क्या देखा था? डॉल्फिन मछलियाँ। हालांकि यह छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया था। यह जो डॉल्फिन मछली थी, ये बहुत ही छोटी थी, और इसलिए बच्चों ने भी वो बहुत ही उसका आनंद लिया था, खुश हो गए थे बच्चे उन मछलियों को देखकर। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यहाँ पर गोवा में जो हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर देखा कि नवरात्रि और दशहरा का पर्व, पर्व मतलब त्योहार, मनाने का उनको लकी सौभाग्य, मतलब वो बहुत ही लकी थे कि जब वो वहाँ पर घूमने गए थे तभी दशहरा था, नवरात्रि थी, और वहाँ पे ये त्योहार लोग मना रहे थे। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, यह जो त्योहार है, इस त्योहार में हर घर में, हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा, यह जो देवी है, इसकी स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं। और कुछ लड़कियां जो होती हैं, वह गरबा, यह एक सांस्कृतिक नृत्य है, ये गुजराती नृत्य है गरबा, उस ये त्योहार में वो मनाती है। पर्व मतलब त्योहार। ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। मतलब जहाँ पर गोवा में जब लेखक ने देखा तो रावण के पुतले को उन्होंने नहीं जलाया था वहाँ के लोगों ने। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करते हैं। मतलब यह इस त्योहार में क्या क्या करते हैं गोवा के लोग, हिंदू लोग किस तरह से दशहरा या नवरात्रि मनाते हैं, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है कि सुबह से लोग जो है वो अपने वाहनों मतलब व्हीकल की सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। पालकी का मतलब है यहाँ पे भगवान को या भगवान की मूर्ति को या भगवान की तस्वीर को उस सवारी में बिठाते हैं, पालकी में बिठाते हैं और मंदिर ले जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जो नवरात्रि या दशहरे के दिन जो होता है, वह सोने का पत्ता जो बोलते हैं, सोनो, जिसको हम सोना बोलते हैं, उस पत्ते को क्या कहते हैं? सोना बोलते हैं। और वो पत्ता, वो पेड़ का पत्ती जो है वो तोड़कर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, दशहरा दशहरा की बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं होती है, और इस तरह से यह कल्चर, ये जो परंपरा है, ये जो रीति रिवाज है, यह रीति रिवाज जो है वो सबकी अपनी अपनी अलग होती है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। अंतिम लाइनों में कवि
या लेखक विनय शर्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतने कम दिनों में वो गोवा को पूरी तरह से देख या समझ तो नहीं उन्होंने पाया, पर इतना ज़रूर वो समझ गए थे कि वहाँ पे जो फैशन है वो पश्चिमी फैशन है, वेस्टर्न स्टाइल या सभ्यता वहाँ से वो जो गोवा राज्य वो बसा हुआ है। लेकिन वहाँ की जो भारतीय संस्कृति है या जो इंडियन कल्चर है, वो कल्चर या सभ्यता या नम्रता जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने यहाँ पर गवाई नहीं है, बल्कि आत्मसात की हुई है। अपने अधिकार में वो लोग हैं, कल्चर यहाँ पे दिखाई देता है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट फैशन करते हैं या रंग बिरंग कलरफुल या रंग जो है अपने आप पर जो है वो चढ़ाते हैं फैशन का, स्वयं को रंग लेते हैं वो अपने आप को वहाँ पर पर्यटक या टूरिस्ट। लेकिन वहाँ के जो लोकल पर्सन है, स्थानीय लोग जो है, वो अपने कल्चर को, सांस्कृतिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।